ये कहानी है उन लोगों की जो एक नई दुनिया में एक नया सपना लेकर आए, लेकिन खुद ही उस दुनिया के साथ कहीं खो गए। इस कहानी में आपको मिलेगी उम्मीद, डर, धोखा और एक ऐसा रहस्य जो 400 साल बाद भी अनसुलझा ही है। उस वक्त यूरोप में जिंदगी लोगों के लिए आसान नहीं थी। गरीबी, भूख और जमीन भी कुछ ज्यादा नहीं थी। और फिर एक आइडिया पैदा होता है जिसे कहते हैं न्यू वर्ल्ड। एक ऐसी जगह जहां जमीन खुली हो, जहां रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो और भविष्य उज्जवल हो। इंग्लैंड भी चाहता था कि स्पेन से पहले अपना क्लेम जमा ले, और यहीं से शुरू होती है रोanoke कॉलोनी की कहानी। इतिहास में कई रहस्य हैं। कुछ लोग गायब हुए, कुछ जहाज कभी वापस नहीं आए, लेकिन रोanoke कॉलोनी का गायब होना इन सब में से सबसे अजीब माना जाता है, क्योंकि यहां सिर्फ एक आदमी नहीं या सिर्फ एक ग्रुप नहीं, पूरा सेटलमेंट ही गायब हो गया था। और सबसे अजीब बात, किसी को पता ही नहीं चला कि वो गए कहां। इस रहस्य को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 16वीं शताब्दी इंग्लैंड में। साल 1500 का वक्त था। यूरोप में नई नई खोजें हो रही थी। एक्सप्लोरर समंदर के पार नई जगहों को ढूंढ रहे थे। स्पेन ऑलरेडी अमेरिका में पावरफुल कॉलोनीज बना चुका था, सोने, चांदी और दूसरे रिसोर्सेज के साथ। इंग्लैंड भी पीछे नहीं रहना चाहता था। उनका प्लान सिंपल था, अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश करना। इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड का एक पावरफुल नोबलमैन सर वॉल्टर राली। उनका सपना था एक परमानेंट इंग्लिश सेटलमेंट बनाना, एक ऐसी जगह जहां लोग नई जिंदगी शुरू कर सकें। और इसी मिशन के लिए उन्होंने एक्सप्लोरर्स को भेजा अमेरिका के कोस्ट पर एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए। एक्सप्लोरर्स को एक जगह पसंद आई। नॉर्थ कैरोलिना के पास एक छोटा सा आइलैंड, नाम था रोanoke आइलैंड। इस जगह को चुनने के पीछे सोचा गया था, समंदर के पास थी, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे और फिशिंग भी मुमकिन थी। लेकिन कुछ परेशानियां भी थी। यहां ऑलरेडी नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स रहते थे। कुछ फ्रेंडली थे पर कुछ नहीं। फिर भी इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि कॉलोनी वहीं पर बनेगी। इंग्लैंड ने रोanoke आइलैंड पर अपनी पहली कॉलोनी बनाई, लेकिन इस कॉलोनी में सिर्फ सोल्जर्स और एक्सप्लोरर्स थे, परिवार नहीं। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे परेशानियां शुरू हुई। खाने की कमी हुई, लोकल ट्राइब्स के साथ झगड़े, लीडरशिप को लेकर बहस। हालात इतने खराब हो गए कि उन्होंने डिसाइड किया कि वापस इंग्लैंड जाना ही बेहतर रहेगा। इसलिए पहला रोanoke सेटलमेंट कुछ ही वक्त में रद्द हो गया। लेकिन सर वॉल्टर राली ने अपना सपना नहीं छोड़ा। उन्होंने एक और अटेम्प्ट प्लान किया, और इस बार सब कुछ अलग होने वाला था। 1587 में इंग्लैंड ने रोanoke के लिए एक नया ग्रुप भेजा। इस बार सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, इस बार परिवार भी थे। किसान थे, कारपेंटर थे, क्राफ्ट्समैन थे, औरतें, बच्चे, सब मिलाकर 115 लोग। और उनका लीडर था जॉन वाइट, एक आर्टिस्ट, एक मैप मेकर और एक थॉटफुल लीडर भी। इस कॉलोनी का लक्ष्य साफ था, परमानेंट सेटलमेंट। ये लोग सिर्फ सर्वाइव करने नहीं आए थे, ये लोग यहां रहकर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए घर बनाना चाहते थे। रोanoke में जीवन धीरे धीरे सेटल होने लगा था। कॉलोनिस्ट ने झोपड़ियां बनाई, लकड़ियों के घर बनाए, खेती शुरू की। और फिर एक ऐतिहासिक चीज हुई। जॉन वाइट की बेटी एलेनोर डेयर ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया वर्जीनिया डेयर। वो अमेरिका में पैदा होने वाली पहली इंग्लिश चाइल्ड थी। ये वक्त कॉलोनी के लिए उम्मीद का सिंबल बन गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। रोanoke आइलैंड का वातावरण उतना भी अच्छा नहीं था जितना उन लोगों ने सोचा था। धीरे धीरे खाने की सप्लाई कम पड़ने लगी।
लोकल ट्राइब्स के साथ रिश्ते बुरे अगर ना भी सही तो अच्छे भी नहीं थे। कुछ ट्राइब्स मदद करते थे, लेकिन कुछ नहीं। उन पर शक होता था, खतरा महसूस होता था। लेकिन कॉलोनिस्ट को अर्जेंटली सप्लाईज की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने जॉन वाइट को इंग्लैंड वापस भेजने का प्लान बनाया, ताकि वो वहां से खाना, औजार, दूसरे लोगों को और दूसरी जरूरी चीजें ला सके। जॉन वाइट शुरू में झिझकता है, क्योंकि उसकी बेटी और पोती रोनोक में ही थे, लेकिन कॉलोनी के सर्वाइवल के लिए यह जरूरी था कि वो वापस जाए। और इस तरह 1587 में जॉन वाइट शिप पर चढ़कर इंग्लैंड के लिए वापस निकल गया। उसे लगा था वो कुछ ही महीनों में वापस आ जाएगा, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वो 3 साल तक वापस नहीं आ पाएगा। जब जॉन वाइट इंग्लैंड पहुंचा, तब यूरोप में टेंशन बढ़ रही थी। स्पेन और इंग्लैंड के बीच जंग का खतरा था। और फिर 1588 में स्पेनिश आर्माडा की जंग हुई। इंग्लैंड के लगभग सारे जहाज मिलिट्री के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। जॉन वाइट बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि उसे वापस रोनोक भेजा जाए, लेकिन कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। उसे कहा गया कि कोई भी जहाज अवेलेबल नहीं है। महीने बीत गए, फिर 1 साल, फिर 2 साल। कुछ थ्योरीज के हिसाब से यह एक षड्यंत्र था। जॉन वाइट हर दिन सोचता था कि रोनोक में उसके परिवार का क्या हाल होगा, क्या उनके पास खाना होगा, क्या वो सुरक्षित होंगे। और फिर 1590 में फाइनली एक जहाज मिलता है और जॉन वाइट रोनोक वापस जाने के लिए निकल पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, बस कॉलोनी सुरक्षित हो। लेकिन जो वो देखने वाला था, उसने इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पैदा कर दिया। जहाज रोनोक आइलैंड पर लंगर डालता है। जॉन वाइट और उसके साथी जमीन पर उतरते हैं। सबसे पहले उनकी नजर पड़ती है कॉलोनी के घरों पर, लेकिन उनको कुछ अजीब लगता है। कोई आवाज नहीं, कोई लोग नहीं, कोई हलचल नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उन्हें महसूस होता है कि कॉलोनी पूरी तरह से खाली है। 115 लोग गायब। ना लाशें मिलती है, ना ही झगड़े के कोई निशान, ना ही खून, बस खाली घर, जैसे लोग शांति से अपनी मर्जी से चले गए हों। लेकिन एक और अजीब चीज मिलना अभी बाकी था। खाली कॉलोनी में किसी के होने की उम्मीद से जॉन वाइट लोगों को ढूंढना शुरू करता है, और इसी दौरान उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। एक लकड़ी के खंभे पर एक शब्द खुदा हुआ था, क्रोआटोआन, और एक पेड़ पर सिर्फ 3 अक्षर लिखे थे, CRO। वाइट को तुरंत एक बात याद आती है। कॉलोनी छोड़ते वक्त उन्होंने सेटलर्स के साथ एक प्लान बनाया था। अगर उन्हें किसी इमरजेंसी में लोकेशन बदलनी पड़ी तो वो एक मैसेज छोड़ेंगे, और अगर खतरा होगा तो क्रॉस का सिंबल बनाएंगे। लेकिन यहां कोई क्रॉस नहीं था। मतलब शायद कॉलोनिस्ट अपनी मर्जी से गए थे, लेकिन कहां? और क्रोआटोआन का क्या मतलब था? क्रोआटोआन एक नजदीकी आइलैंड का नाम भी था। वहां एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब रहती थी, जो थोड़ी सी फ्रेंडली थी। मुमकिन था कि कॉलोनिस्ट अपनी मर्जी से वहीं पर शिफ्ट हो गए हों, खाने की कमी की वजह से। जॉन वाइट तुरंत वहां जाने का प्लान बनाता है, लेकिन कुदरत का कुछ और ही प्लान था। मौसम अचानक खराब हो जाता है, तूफान की वजह से जहाज डैमेज हो जाता है, और उसके लोग वहां जाने का जोखिम उठाने से मना कर देते हैं। और मजबूरन जॉन वाइट को रोनोक छोड़कर इंग्लैंड वापस जाना पड़ता है, और ट्रेजिकली वो कभी भी रोनोक वापस नहीं आ पाता। 400 सालों में रोनोक के बारे में कई थ्योरीज आईं, जिसमें से पहली थी नेटिव ट्राइब्स के साथ मिलना। हो सकता है कॉलोनिस्ट क्रोआटोआन ट्राइब के साथ रहने लगे हों। कुछ हिस्टोरियंस ने क्लेम किया है कि कुछ ट्राइब्स में यूरोपियन फीचर्स देखे गए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एक थ्योरी थी हमला। कुछ लोग मानते हैं कि खतरनाक ट्राइब ने अटैक किया होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कुछ तो सबूत होते। हड्डियां, खून, टूटे जले घर के निशान, लेकिन यहां कुछ भी नहीं था। तीसरी थ्योरी थी भूखमरी। मुमकिन था कि खाने की कमी की वजह से कॉलोनिस्ट ने आइलैंड परमानेंटली छोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी
115 लोगों का एक साथ बिना किसी रिकॉर्ड के गायब हो जाना अजीब तो जरूर है। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट रोनोक एरिया में खुदाई करते रहते हैं। कुछ यूरोपियन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कुछ औजार, कुछ पॉटरी, जो दर्शाते हैं कि कॉलोनिस्ट शायद मेनलैंड की तरफ गए हों। लेकिन जो इस रहस्य को सुलझा दे, ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा। कभी कभी इतिहास हमें जवाब नहीं देती, सिर्फ सवाल छोड़ जाती है। रोनोक कॉलोनी का गायब हो जाना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, यह एक रिमाइंडर है कि दुनिया में आज भी ऐसे राज हैं जो विज्ञान और इतिहास मिलकर भी सुलझा नहीं सकते। 115 लोग, एक आइलैंड और एक शब्द क्रोआटोआन, और शायद रोनोक कॉलोनी का सच हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे में छुपा रहेगा।